लास्ट टाइम बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने किया था इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन, और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। और एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन के साथ जो रिलेशन है उस चीज़ को हमने समझने की कोशिश करी थी, कुछ फॉर्मूलाज किए थे बेसिक से, और उसके जो एक्सरसाइज 7.1 है एनसीईआरटी की, उसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कराए थे। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट सेक्शन में एक डाउट पूछा था, जो क्वेश्चन नंबर 22 है अभी जो स्क्रीन पे है, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जो हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड होगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ है इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, वी हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, वी हैव सच दैट, हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x रेज टू दी पावर 4 सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन में अगर मैं x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो आंसर हमारा 0 होना चाहिए। हमें फंक्शन फाइंड करना है कि फंक्शन है क्या। यहाँ हमें बोला गया है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू हटानी है, एक तरह से मुझे उसको डेरिवेटिव को वहाँ से हटा देना है, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अगर मुझे सॉल्यूशन करने के लिए मुझे तो फंक्शन चाहिए, तो हमारे पास गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x रेज टू दी पावर 4। बहुत बढ़िया। अगर मुझे यहाँ से इस डी बाई डी एक्स को हटाना है ताकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल जाए, तो मैं क्या करूँगा, एंटी डेरिवेटिव कर देते हैं। एंटी डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव को हटा दे। एंटी डेरिवेटिव कुछ और नहीं है, इंटीग्रेशन है। तो हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। जब मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव होने की वजह से डी और डी एक्स तो हट जाते हैं। ऐसे क्रॉस करके कभी नहीं दिखाना होता, वो सीधा सा बस हटा दो यहाँ से और एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। क्लियर है? अब 4x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चा, 4x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4, पावर रूल लग गया है ना। पावर 3 थी, रेज टू दी पावर 1, मतलब 3 + 1 4 हुआ, डिवाइडेड बाई पावर दैट इज 4। अब यहाँ है 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर माइनस 4 + 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 + 1 प्लस सी। क्लियर है ये? तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, देखो 4 से 4 हट गया, एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस यहाँ 3 जो हमारे पास है एक्स रेज टू दी पावर माइनस 3 अपॉन -3, ये 3 और ये 3 कट गया, तो हमारे पास आया क्या, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 3 प्लस सी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन ये आ चुका है, लेकिन इसमें हमें सी नहीं पता क्या है। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन अगर ऑप्शंस की तरफ हम देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो उसमें हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि सी की वैल्यू 129/8 आएगी। अब कोई कहे कि ये हमें अभी तो ऑप्शन में है तो दिख गया, पर वो पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है बेटा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं फंक्शन में x की जगह 2 सब्सटीट्यूट करूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सी, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, 1/2 रेज टू दी पावर 3 इज 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 128 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो 129/8 प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वी कैन कंक्लूड दैट सी इज इक्वल टू माइनस 129/8। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब जो मेरे पास फंक्शन था, हमें आंसर के लिए जो चाहिए, एक काम करते हैं, सी की वैल्यू फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 3 माइनस 129/8, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे अब ऑप्शंस में देख लेते हैं ये किसके अंदर है, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 3 माइनस 129/8, ऑप्शन ए। क्लियर है? ये हमारे पास आंसर अपना सेलेक्ट हो गया। डन। चलो, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 पूरी खत्म हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। हमने इंटीग्रेशन समझ लिया कि वो बेसिक उसका फिनोमेना क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है उसके। अब हम शुरू करेंगे उसके टाइप्स के ऊपर। जैसे सबसे पहला सब्सटीट्यूशन होता है, सेकंड एक्सरसाइज के बाद थर्ड में पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे, फोर्थ में बाय पार्ट सीखेंगे। एक एक करके हम एक्सरसाइज में प्रोसीड करते जाएंगे। आज वाला जो अपना पार्ट है दैट इज सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि हमें इंटीग्रेशन करते हुए डिफरेंशिएशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड चाहिए। अगर जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान रहेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बीच बीच में कि जगह जगह डेरिवेटिव का कराता चलूँ, पर फिर भी अगर किसी को डिफरेंशिएशन का बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो पहले डिफरेंशिएशन करना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जंप मत करो। और डिफरेंशिएशन समझनी है तो उसका वन शॉट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन के अंदर से जो लिंक होगा उसमें क्लिक करके वो वन शॉट वीडियो में 40-45 मिनट्स के अंदर पूरी कंप्लीट डिफरेंशिएशन समझा रखी है, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। क्योंकि इस अब स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा लगने वाली है वो। जैसा कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बोला गया है कि इंटीग्रेट करना है 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। मैंने जबकि कल वाली एक्सरसाइज के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन का इंट्रो दिया था, मैंने कहा था चेन रूल नहीं होता, तो जहाँ चेन रूल की तरह हम यूज़ कर रहे थे कोफिशिएंट को डिवाइड करने में, वो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन लगा रहा था मैं। तो उसी तरह के मतलब क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल वाले को प्रोसीड करेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली तुम कैसे खेल सकते हो, जैसे हमारे पास मतलब अगर करना चाहते हो इस क्वेश्चन को सीख कैसे सकते हो, ये एग्जैक्टली ट्रेजर हंट की तरह है। यहाँ पर एक हिंट दे रखी है, उस चीज़ को, उस हिंट को अगर तुम ध्यान से डिफरेंशिएशन से रिलेट करो, यहाँ इस क्वेश्चन में एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर टी पुट कर दोगे तो बाकी उसी क्वेश्चन का एक अलग पार्ट dt के साथ रिलेट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों छुपे हुए हैं इसी क्वेश्चन में। हमारा टास्क सिर्फ ये है कि उस चीज़ को फाइंड आउट करो कि जिस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो उसका डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बन रहा हो। अगर हमें ये पता चल जाता है तो इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से आ जाएगी। अब यहाँ अगर कोई नोटिस करना चाहे जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है, उसे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। जैसे कि अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, x का क्या आएगा dx, 1 का आ गया 0 कांस्टेंट था और t का आ गया dt। तो जो हमारे पास 2x इंटू डी एक्स है वो पूरा dt बन जाएगा कि नहीं, और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको तो हमने क्या पुट कर दिया t बना दिया। तो हम जो 2x इंटू डी एक्स है उसको पूरे को हम dt पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में करना शुरू करते हैं, साइन ऑफ t और 2x dx पूरा बन गया dt। बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। तो हमारे पास साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कॉस की, कॉस में यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to the power 4 रूट एक्स secant स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करते हुए फिर से अगर हम ढूंढे यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका डेरिवेटिव भी इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, तो इसके अंदर हिंट के तौर पे सबसे पहले तो तुम्हें दिख रहा है tan, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर, है ना। अब साथ में ही एक और चीज़ छुपी हुई है रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। वो कैसे होता है, डिफरेंशिएशन में पावर रूल लगा के, मैं भी करके दिखाता हूँ। अगर मैं tan रूट एक्स को t पुट कर देता हूँ तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगता है। सबसे पहले tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर रूट एक्स इंटू फिर जो हमारे पास यहाँ डोमेन है रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव। देखो रूट एक्स का मतलब x रेज टू दी पावर 1/2, तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं इसका तो क्या करते थे, पावर आगे मल्टीप्लाई और पावर में से एक वैल्यू कम, तो दैट मीन्स 1/2 अंडर रूट एक्स बनेगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स और x का डेरिवेटिव dx, t का आ गया dt। तो हमारे पास secant स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2dt लिख लो मैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास
सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स है, ये पूरा तो हमारा ट्वाइस ऑफ डी टी बन गया, और tan की पावर 4 रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, टी रेस्ट है ना, tan को तो हमने t पुट किया था, तो ये t की पावर 4 डी टी इंटू 2 लिख सकता हूँ। 2 कॉन्स्टेंट था, कोफिशिएंट था, बाहर इंटीग्रेशन के निकाल लिया। अब सीधा पावर रूल लग जाएगा, 2 इंटू टी रेस टू दी पावर 5 बाय 5 प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं वापस t की, 2/5 tan ऑफ रूट x की पावर 5 प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन, सिंपल है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ अगर हिंट ढूंढें तो हमें पता है tan स्क्वायर x, जो हमारा tan इनवर्स x है, इसका जो डेरिवेटिव होता है क्या है बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का आएगा dx। तो हमारे पास मिल गया हमें जो फंक्शन और जिसका डेरिवेटिव यहाँ है। तो अगर मैं tan इनवर्स x को t पुट कर दूँ तो हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बना। जिस बच्चे को नहीं पता है वो याद रखना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरा जो है ये बन गया dt। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या बना, साइन ऑफ t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस ऑफ कॉस tan इनवर्स x प्लस सी। सिंपल है। चलो अब जब मैंने कल क्वेश्चंस कराने शुरू किए थे, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि हमारे पास tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है। मैंने कहा था कि टाइम के साथ साथ तुम्हें बताता जाऊंगा और वो आता जाएगा। जैसे लास्ट टाइम हमने जब किया था डिस्कस, तो मैंने बोला था यहाँ पे कि tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है, पर मैंने ये नहीं बोला था कि होता नहीं है। मैंने कहा था फॉर द टाइम बिंग हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने डिफ्रेंसिएशन के साथ रिलेट कराया था तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका डेरिवेटिव ये आ रहा था। अब हम tan x का इंटीग्रेशन सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे समझना भी है। जब हम इंटीग्रेशन ऑफ tan x करेंगे तो देखो बेटा, tan को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x बाय cos x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर भी इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करो। यहां कुछ एक ऐसी चीज गिवन है जिसको अगर मैं t पुट कर देता हूं तो बाकी बची हुई dt बन जाए। जैसा कि अगर मैं cos x को t पुट कर देता हूं तो cos का डेरिवेटिव क्या आता है, क्या आएगा? अगर मैं cos x को t पुट कर देता हूं तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बहुत बढ़िया, माइनस को उस साइड ले जाते हैं तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। तो जब मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा इसमें तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो माइनस डी टी आ गई है, और नीचे कॉस को हमने टी पुट कर दिया। तो नेगेटिव अगर मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लूँ तो डी टी बाई टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, लॉग ऑफ टी। आंसर आ गया। डन है। अब माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी, टी की जगह क्या डाल दूँ वापस, कॉस एक्स। एक तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आंसर आ चुका है। अब मैं एक छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको एक दूसरी फॉर्म में भी आंसर को लिख देता हूँ, जो नेगेटिव है उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी में a log x अगर होता है तो मैं इसको log x रेज टू दी पावर a लिख सकता हूँ। तो यहाँ जो बाहर का माइनस है मैं उसे log इंटू कॉस एक्स, लॉग इंटू नहीं है सॉरी, log ऑफ कॉस एक्स रेज टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, log ऑफ 1/cos x। 1/cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ secant x प्लस से। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x को मैं log ऑफ secant x प्लस सी भी लिख सकता हूँ, या माइनस ऑफ log cos x प्लस सी लिख सकता हूँ। दोनों आंसर्स ठीक, डन है, जस्टिफाइड है। इसी तरीके से अगर अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ cot x करना है
मुझे कॉट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो कॉट के केस में बिल्कुल सेम रहेगा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट कर दूंगा तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एक्स का होता है डी एक्स, टी का होता है डी टी। बहुत ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉस एक्स डी एक्स तो पूरा डी टी बन गया है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया है डी टी बाई टी। जिसको लिखेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ टी प्लस सी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास कॉट का इंटीग्रेशन आ गया है। डन है। तो जो कल मैंने कहा था कि हम जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे उनको अब हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। देखो ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स में अब थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं टी पुट कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मान लो 1/cos लिख भी लेता हूँ तो भी हमारे पास कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो इसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्टेप याद रखनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इसको वापस से लिखा मैंने सीकेंट एक्स, इसको मैंने सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई और सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से डिवाइड कर दिया। जब मैंने ऐसा किया तो अब ध्यान से देखो, अगर अब मैं सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सीकेंट एक्स टैन एक्स। टैन का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का पूरा मिला के क्या हो गया डी एक्स, टी का आ गया डी टी। तो ऊपर मैं सीकेंट एक्स कॉमन ले लूँ, टैन एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है वो पूरा हमारा डी टी बन गया और नीचे वाला हमारा टी रह गया। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। डन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोसिकेंट। इंटीग्रेट करेंगे बच्चा कोसिकेंट एक्स को। जैसा हमें पता है कि कोसिकेंट एक्स भी हमारे पास 1/sin बनेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो वैल्यू कुछ नहीं दिख रही, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कोसिकेंट एक्स में कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स को टी पुट कर देता हूँ तो हमारे पास कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का आ गया पूरा डी एक्स, टी का आ गया है डी टी। मैं यहाँ से काम करता हूँ, माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा बच्चा, कॉट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स, एक्स का आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ से हटा के डी टी की तरफ लगा दूँ, तो ध्यान से देखो हमारे पास जो न्यूमरेटर था वो पूरा का पूरा ये डी टी बन गया और नीचे वाले को हमने टी सब्सटीट्यूट कर ही दिया था। तो हमारे पास जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया यहाँ पे तो क्या आ गया, ये हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी विद नेगेटिव साइन, जिसका आंसर आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस सी, और वी कैन से माइनस ऑफ लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरीके से आंसर आ गया। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, देखो अगर मेरे को ये नेगेटिव मैनेज करना है, नेगेटिव मैनेज मैं कैसे करूँ, सेम वो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ऐसा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग ऑफ 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स,
लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को इलेबरेट कर दूँ, ऐसे खोल दूँ, तो हमारा क्या होगा, नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर वाले नेगेटिव से कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स हमारे पास बच जाएगा। ऐसा कुछ होगा नीचे, सॉरी एक मिनट, हमारे पास प्लस था बचा, नीचे प्लस था, तो हमारे पास प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बच जाएगा, प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स ये आ गया, परफेक्ट है। इस तरीके से अब हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इंटीग्रेशन आ गई है, साइन की, कॉस की, टैन, कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट। अब अच्छे से आ गया करना ये। यही जो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं मतलब इनको हम स्टैंडर्ड फार्मूलाज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और यही स्टैंडर्ड फार्मूलाज हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो तुम्हें आता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये एग्जाम्पल्स में से है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैं करा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर बेसिकली एग्जाम्पल 6 का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ से, अब यहाँ लगेगा तो सब्स्टिट्यूशन ही, ढूंढना वही है सेम, लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ बिल्कुल सब कुछ सीधा सीधा नहीं है। मैं अगर कॉस को टी पुट कर दूंगा, तो मान लो अगर यहाँ पे मैं तुम्हें कहता हूँ भाई सब्स्टिट्यूशन लगाना, और तुम्हें से कोई बच्चा कहता है कि नहीं कॉस को टी पुट कर दो, अगर कॉस को टी पुट कर दूंगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है। तो ये साइन क्यूब का क्या होगा, अगर मैं साइन को टी पुट करूंगा तो कॉस आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा आंसर नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगा के, रैशनलाइजेशन लगा के, कुछ भी करके मैनिपुलेट करना है अपने अकॉर्डिंगली। क्या करो, सबसे पहला एक टारगेट रखते हैं कि dx के साथ या सिर्फ cos x रहे या सिर्फ sin x रहे, स्क्वायर ना रहे। तो हम एक काम करते हैं, जो sin x है उसको मैं, sin क्यूब x है उसको मैं sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स था उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि सब कुछ कॉस की टर्म में हो जाए। अब कॉस की टर्म में होने का फ़ायदा क्या है, अब मैं अगर कॉस एक्स को टी पुट कर देता हूँ तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, माइनस साइन एक्स, एक्स का आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और वी कैन से साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। परफेक्ट आ गया। तो हमारे पास अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चा, जो ये साइन एक्स डी एक्स है ये पूरा डी टी आ गया, और कॉस की जगह हम टी पुट कर सकते हैं। तो जब मैंने ये यूज़ किया तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी विद नेगेटिव साइन। ऐसा ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं और नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 होल विद नेगेटिव डी टी। नेगेटिव को भी सॉल्व कर लेते हैं तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी आएगा कि नहीं ऐसा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस दिस विल बी दी आंसर। अब t की जगह पे हम वैल्यू क्या डाल देते हैं बच्चा, cos x, तो cos x इज टू द पावर 5/5 माइनस cos 3x/3 प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin x अपॉन sin x प्लस है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो कुछ भी नहीं है ऐसा जिसकी डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूशन हो सकती है, और साइन एक्स प्लस ए हमारे पास यहाँ आ गया है। देखो बच्चा, पहला काम, अगर यही साइन एक्स प्लस ए हमारे पास न्यूमरेटर में होता, अगर साइन एक्स प्लस ए न्यूमरेटर में होता तो मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जिस बच्चे को अब ट्रिग्नो नहीं आती है वो भी इंटीग्रेशन में बहुत परेशान होने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जगह जगह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आएंगे जो हमने +1 क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में करे थे। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है
तो डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री का भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके पूरी +1 की ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट में समझ सकते हो, तो वहाँ से उसे फॉलो कर लेना। और जिसको आती है बहुत अच्छा, जिसको नहीं आती है एटलीस्ट वो फॉर्मूलाज लर्न कर लेना। चलो, तो साइन x प्लस ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलता, अगर वो न्यूमरेटर में होता तो बहुत आसानी से फॉर्मूला खोल के सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स करके हम सॉल्व कर सकते थे, कुछ तो हो सकता था। बट हमें पता है डिनोमिनेटर्स को सेपरेट करने की अपने पास अभी तक तो कोई ट्रिक नहीं है। तो मेरा एक टारगेट है फिलहाल, मैं किसी तरीके से जो x प्लस ए वाली टर्म है इस तरीके का कुछ डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में बना लो, तो चीज़ें शायद सॉल्व हो पाएंगी। तो अप्रोच करते हैं, उसी अप्रोच के साथ हम आगे प्रोसीड करते हैं। x प्लस ए को अगर मैं t पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस ए, और dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास क्या बन गया, साइन ऑफ x की जगह पे क्या आ गया, t माइनस ए अपॉन साइन ऑफ t dt। कोई प्रॉब्लम? अब हमारी वो वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी कि डिनोमिनेटर में था। अब मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय साइन टी। तो यहाँ पे एज इट इज था ही है। ये बात समझ में आई है? मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पे। जिस किसी को नहीं पता है वो फॉर्मूला भी एक बारी साइड में लिख देता हूँ। साइन ऑफ ए माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला था। माइनस ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब एक काम करते हैं, अब हम सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लेते हैं। साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी होल का इंटीग्रेशन डी टी। अब देखो बच्चा, साइन टी तो कट गए, हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस यहाँ कॉस पर साइन बनेगा कॉट टी साइन ए। डन। अब एक मेरी बात समझो बच्चे, यहाँ पे ये साइन है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ए है, वहाँ पे कोई किसी तरीके का फंक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी साइन ए डी टी, ऐसा हो गया। तो कॉस ए का इंटीग्रेशन, कॉस ए भी कांस्टेंट है यहाँ पे, जैसे हमारा ऊपर साइन ए कांस्टेंट था वैसे ही कॉस ए भी कांस्टेंट है। तो कॉस ए अगर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो 1 इंटू डी टी हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी बन जाता है सीधा। तो ये बन गया हमारा कॉस ए इंटू टी माइनस, मैंने अगर साइन ए को बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से तो कॉट का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। कॉट का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। कॉट का कहाँ से आया, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था जिस टाइम पे, ध्यान से देखो, लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया था तो हमने वो लॉग ऑफ साइन एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास आ गया बच्चे आंसर। डन। अब क्या करें, अब टी की वैल्यू वापस डाल देते हैं। हमने टी किस में क्या पुट किया था, टी को एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग ऑफ साइन, सॉरी मैंने यहाँ साइन एक्स लिख दिया था, यहाँ साइन टी आना चाहिए था, है ना, क्योंकि कॉट टी का इंटीग्रेशन होता। तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन, जस्टिफाइड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है बच्चा, इसका जो थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस tan x। अब देखो इस क्वेश्चन पे बेशक स्टार बना लो, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको ये क्वेश्चन आ जाएगा, उसको इसके साथ 1 ओवर 1 प्लस tan x, 1 ओवर 1 माइनस tan x, 1 ओवर 1 प्लस cot x, 1 ओवर 1 माइनस cot x, ये चारों क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं। स्टार इसलिए क्योंकि इनमें से चार में से कोई एक ना एक क्वेश्चन तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दिख ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो तुम्हें बाकी क्वेश्चंस भी अपने आप आ जाएंगे। और इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए एक तरह से।
अगर वो लगाएंगे तो ही आंसर आ पाता है। जैसा कि समझो, अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x बाई cos x। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई cos x, और वो cos x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dx के साथ। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ तक तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे हमारे पास अब कुछ नहीं, क्योंकि सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स है नहीं, उल्टा डिनोमिनेटर को सेपरेट हम कर नहीं सकते, तो हम फिर से अटक गए हैं यहाँ पे। अब हमें एक छोटी सी स्टेप बनानी पड़ेगी, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी तरीके से उसको इस तरीके में मोल्ड करें कि हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ लगा सकें। तो पहली स्टेप क्या आती है याद रखने वाली, मैं एक काम कर रहा हूँ, cos x ओवर cos x प्लस साइन x, सिर्फ इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसको सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन बाद में लगा देंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अब जो cos x है, ऊपर 2 cos x है, उसको मैं cos x, कोई दिक्कत बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, 2 ट्वाइस ऑफ cos x था, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज़ रहने दो अभी। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चे, एक बार cos x में प्लस साइन x कर दिया, एक बार cos x में से माइनस साइन x कर दिया। हम ये मर्जी से जो कुछ करते हैं, ये हम वो सब कर सकते हैं जो फंडामेंटली क्वेश्चन को चेंज ना करे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से 2 कटेगा, क्वेश्चन वही है। साइन x प्लस साइन x माइनस प्लस माइनस कट के क्वेश्चन तो वहीं की वहीं है। तो हम फंडामेंटली क्वेश्चन से छेड़खानी नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से एक इस ब्रैकेट को और एक इस ब्रैकेट को ट्रीट करते हैं और इन ब्रैकेट्स को कंसीडर करके सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लेते हैं। अब लगाते हैं इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x dx डिवाइडेड बाय 1/2 बाहर था, cos x प्लस साइन x प्लस 1/2 बाहर था, cos x माइनस साइन x dx अपॉन cos x प्लस साइन x। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये तो पूरा ही ब्रैकेट सेम था, ये कट गया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बच गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट मीन्स 1 इंटू डी एक्स, है ना। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। अब देखो बच्चा, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, बहुत बढ़िया, प्लस इस वाले पार्ट पे अब ध्यान देते हैं जो हमारा ये वाला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम क्या करें, अगर मैं cos x प्लस साइन x को t पुट कर दूं तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, साइन का क्या आता है cos x, और x का आ गया dx, t का आ गया dt। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज़ न्यूमरेटर बन गया कि नहीं। तो हमारे पास ये, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 बाहर dt बाई टी लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हमारे पास आंसर में आएगा 1/2x प्लस हाफ लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब दो इंटीग्रेशन थे तो c1 प्लस c2 आना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, ये जो c1 प्लस c2 आना था, एक c1 इसका आना था प्लस दूसरे वाले का c2 आना था, मैंने उनको नाम के मिला जुला के एक ही c लिख दिया और कहीं रफ में साइड में लिख देते हैं, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। डन है। तो अब हमारे पास यहाँ आया 1/2x हाफ ऑफ लॉग ऑफ t की वैल्यू डाल दें, cos x प्लस साइन x प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन है, समझ में आया सबको। ये इसी के साथ हमारे मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 7.2। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पर इसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी करा देता हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जो जो डाउट्स हैं उन क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, ठीक है। उन्हीं के ऊपर फिर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, 39 क्वेश्चंस की है। तो जो जो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं इसमें से करा देता हूँ।
बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पोस्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 7.2 का एक काम करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। जिस बच्चे को जो लगे कि ये वो वाला क्वेश्चन टफ है, अभी जिसके पास सामने बुक है वो भी बता सकता है मुझे, ठीक है। यहाँ देखें तो हमें एक स्टेप में दिख रहा है कि अगर मैं log x को t पुट कर दूंगा तो 1/x dx इज इक्वल टू dt बन गया। तो ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया सारा। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चा, t² बना कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें t² dt आ गया, ठीक है ना। जब हमने log x की जगह पे सब्सटीट्यूट किया तो t² आ गया, x dx हमारा पूरा dt बन गया। तो t² का इंटीग्रेशन आ गया t³ / 3 + c और t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये हमारा आंसर आ गया अपने पास। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट x + x log x dx। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चा, अगर मैं 1/x कॉमन ले लूँ तो 1 + log x आ जाएगा। अब देखो ज़रा, अगर मैं 1 + log x को t पुट कर देता हूँ तो 1 का 0 log x का 1/x और x का dx इज इक्वल टू dt आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो हमारे पास एक तरह से हमें दिख गया अब 1/x dx जो अपने पास है वो क्या बन गया है, वो तो dt बन जाएगा, है ना। ये जो है ये हमारा dt बन गया और 1 + log x उसको हमने t पुट किया, ये क्या बन गया, dt/t। सीधी बात है, जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो log of t + c आ गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। log of t की वैल्यू क्या थी, 1 + log x + c। दिख रहा है क्वेश्चंस बहुत आसान है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। जिसको डिफ्रेंशिएशन थोड़ी भी ठीक तरीके से आती है वो बहुत आसानी से कर सकता है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं किसी। मैं फिर बता रहा हूँ मैं बार बार कि मैं रैंडम क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसे जो भी है या तुम जो बोल रहे हो बच्चे। बाकी जिस किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन बीच में छूट जाता है, किसी को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन कराना चाहिए, तो मुझे बता देना, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल लेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, मैं क्वेश्चन नंबर आ गया हूँ 12th पे करा रहा हूँ। देखो 12th है x³ - 1 raised to the power 1/3 x raised to the power 5। अब देखो जब ये क्वेश्चन है इसमें हमारा एक मोटिव क्लियर करते हैं। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पावर है, x³ - 1 raised to the power 1/3। अगर यहाँ इस कॉम्प्लिकेटेड पावर में सिर्फ एक टर्म होती, सिर्फ अकेला x होता जिसकी अजीब सी पावर होती, मान लो x की पावर कुछ भी 1/3 वगैरह होती और x की पावर 5 होता, तो मैं बेसिस सेम करके पावर ऐड करके सिंपल इंटीग्रेशन लगा ही देता बाद में। तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं हो सकता रेज़ टू द पावर 1/3 की वजह से, है ना। जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, उसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम एक ना इसको ओपन कर सकते हैं क्योंकि रेज़ टू द पावर 1/3 क्यूब रूट है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसको ओपन कराए हमारे लिए। तो ऐसे टाइम पे हमें उस पावर वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, कैसे भी करके पावर वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो अजीब पावर वाला, जो फ्रैक्शन की पावर वाला है उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मतलब सब्सटीट्यूशन तो उसी पावर वाली चीज़ की होगी। देखो अब ज़रा मैं थोड़ा सा इसे अपने तरीके से अभी लिख लेता हूँ 1/3 और इसको मैं लिख लेता हूँ x³ × x² dx। x की पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं x³ - 1 को t पुट कर दूँ तो 3x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, या हम ये कहें x² dx इज इक्वल टू dt/3, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आ गया t रेज़ टू दी पावर 1/3 और x² dx क्या बन गया, dt/3। और x³ की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, t + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ x³ की वैल्यू डल गई t + 1 इंटू dt/3, वो 1/3 मैंने बाहर लिख लिया, बिल्कुल ठीक। अब देखो अभी भी रेज़ टू दी पावर 1/3 तो है, लेकिन अब इसको सॉल्व करना आसान है। जैसे अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये अंदर ब्रैकेट के, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, क्लियर है। तो ये हमारे पास बना 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू दी पावर 3 + 1 4, 4/3 प्लस t रेज़ टू दी पावर 1/3 होल इंटू dt, ठीक है। अब एक बात समझो, अब इसमें सीधा पावर रूल लग जाएगा। जब पावर रूल लगेगा तो 1/3 t रेज़ टू दी पावर 4/3 + 1 डिवाइडेड बाय 4/3 + 1 प्लस t रेज़ टू दी पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1 प्लस c, डन। तो 1/3 रेज़ टू दी पावर t रेज़ टू दी पावर 7/3 इंटू वो 3/7 हमने
रेसिप्रोकल करके लिख लिया, प्लस टी रेस टू दी पावर 4/3 इंटू 3/4 मैंने रेसिप्रोकल करके लिख लिया। डन है। 3 से 3 कट गया, 1/7 टी रेस टू दी पावर 7/3 प्लस 3/4 टी रेस टू दी पावर 4/3 प्लस c। किसी को दिक्कत परेशानी? बिल्कुल ठीक है। ये अब t की वापस से वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू थी x³ - 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/7 x³ - 1 रेस टू दी पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 रेस टू दी पावर 4/3 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलो भाई, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ठीक है, 15 या जो भी तुम्हें लगता है, अगर किसी और का डाउट है तो बोल देना बीच में। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है बच्चा x/9 - 4x²। ठीक है, अब 9 - 4x², इसको मैं क्या करूँ? 9 - 4x² को मैं सीधा सीधा टी पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा? -8x dx = dt। ये तो बहुत ज़्यादा ईजिली हो गया। तो x dx = dt/-8 ऐसा आ गया। ये हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ -dt/t, है ना। 8 था, 1/8 मैंने बाहर लिख लिया, -1/8 बाहर लिख लिया। ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ज़्यादा आसानी से हो गया। log ऑफ t, t की वैल्यू वापस डाल देता हूँ, 9 - 4x² प्लस c। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19। क्वेश्चन 19 में है बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू दी पावर 2x - 1 अपॉन e रेस टू दी पावर 2x + 1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरीके से इसको ओपन करूँ तो ये डेरिवेटिव सीधा सीधा नहीं बन रहा है अपने पास। तो हम एक काम करते हैं, इसमें e रेस टू दी पावर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लेते हैं। जब मैंने ऐसा किया तो अंदर क्या बचा यहाँ पे? e रेस टू दी पावर x माइनस e रेस टू दी पावर -x। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा? जो जहाँ e रेस टू दी पावर x नहीं है वह डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जिसको मैं e रेस टू दी पावर -x लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में था, ऊपर पावर लेके गए तो वो माइनस में आ गई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी अगर मैं ऐसा करूँगा, e रेस टू दी पावर x मैंने कॉमन लिया, तो जहाँ 2x था वहाँ अकेला x बच गया, और जहाँ नहीं था e रेस टू दी पावर x वहाँ -x आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू दी पावर x माइनस e रेस टू दी पावर -x dx डिवाइडेड बाय e रेस टू दी पावर x प्लस e रेस टू दी पावर -x। डन। अब e रेस टू दी पावर x प्लस e रेस टू दी पावर -x को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ तो देखो e रेस टू दी पावर x का तो डेरिवेटिव e रेस टू दी पावर x रहेगा, और x का क्या हो गया? 1 प्लस e रेस टू दी पावर -x का e रेस टू दी पावर -x इंटू -x का डेरिवेटिव आ गया -1, और x का पूरा क्या आ गया? dx = dt। बहुत बढ़िया। e रेस टू दी पावर x माइनस e रेस टू दी पावर -x होल इंटू dx = dt। बन गई बात ये। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास न्यूमरेटर था वो यही था, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? तो पूरा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर को हमने टी पुट किया, तो ये क्या बन गया? dt डिवाइडेड बाय t। इसका सीधा आंसर आ गया log ऑफ t प्लस c। इसको log ऑफ e रेस टू दी पावर x प्लस e रेस टू दी पावर -x प्लस c। ये क्लियर है? हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 25th क्वेश्चन में है हमारे पास 1 अपॉन cos स्क्वेयर 1 माइनस tan x का होल स्क्वेयर। डन। तो अब यहाँ देखो ध्यान से बच्चा, जहाँ tan है वहाँ सीकेंट होना चाहिए, तो 1/cos है, हमें दिख ही रहा है वो सीकेंट स्क्वेयर x होगा। ठीक है, क्योंकि अगर tan के साथ सीकेंट नहीं है तो उसे बना लो, सीकेंट स्क्वेयर x होते ही हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब सिंपल बात दिख रही है, 1 माइनस tan x को t पुट कर देंगे तो 1 का 0, tan का सीकेंट स्क्वेयर x dx = dt। तो हमारे पास क्या आ गया? सीकेंट स्क्वेयर x dx
इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ गया हमारे पास माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ टी की पावर माइनस टू प्लस वन, दैट इज टी रेज टू द पावर माइनस वन प्लस सी। टी रेज टू द पावर माइनस वन मतलब वन बाई टी, तो हमने जब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया। डन। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई। अब हम सीधा चलते हैं अपना 37वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बाकी बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सबको कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो वो मेरे को बता देना, जो जो कराने हैं एक बार अटेम्प्ट करके रखना, जिसके जो डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8 dx। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ तो खुद ही क्वेश्चन ने समझा दिया कि क्या सब्स्टिट्यूशन होनी है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और x की पावर 4 का डेरिवेटिव एक्स क्यूब dx होता है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल, बहुत खुद ही क्वेश्चन ने चीख चीख कर बता दिया कि भाई मेरे को tan इनवर्स x की पावर 4 को ही टू पुट कर दो, सीधा आंसर है। तो tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का होल स्क्वायर इनटू x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, चेन रूल लग गया, x का आ गया dx, t का आ गया dt। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया है 4x क्यूब dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। बहुत बढ़िया। 4 को हम वहाँ डिवाइड कर देते हैं तो x क्यूब tan इनवर्स, ये जो भी हमारे पास हैं, अगर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ध्यान से देखो x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 8 है जो, ये सारा ये dt बन गया, dt बाई 4। तो हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये आ गया हमारे पास dt बाय 4, एक dt यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ क्या आ गया साइन ऑफ t, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन हुआ 1/4 माइनस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देते हैं, नेगेटिव बाहर, कॉस ऑफ टी की वैल्यू हमने डाली है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन है। चलो इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने 7.2 एक्सरसाइज के ख़त्म करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और इस क्वेश्चंस के डाउट्स के साथ। बाय बाय। जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं वो एक तो पूरी एक्सरसाइज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये देखने में आसान लग रहे हैं ये क्वेश्चन क्योंकि मैं करा रहा हूँ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है कि इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, एक बार देख लिए, जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो साथ ही साथ उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद अगर आंसर नहीं निकलता तो देखना कि मैं कैसे कर, ठीक है। मतलब सिर्फ देखने से नहीं आएगा, खुद करना पड़ेगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।